हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के थर्ड पार्ट के बारे में। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, इसके 2 पार्ट मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और वो 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कि उन 2 पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया क्या है। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया है आपको कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया और किन किन विचारधाराओं ने वहाँ जन्म लिया। जैसे कि हमने रूढ़िवादी विचारधारा, परिवर्तनवादी विचारधारा और उदारवादी तीनों के ही बारे में सीक्वेंस वाइज पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लोगों का जीवन की स्थितियाँ कैसी थी, ठीक है, और रूसी क्रांति होने के क्या कॉजेज यानी कि कारण क्या रहे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कि रूसी क्रांति क्यों हुई, ठीक, और उसमें ज़ार निकोलस जो था द्वितीय, उसके शासन व्यवस्था या फिर उसके दैवीय सिद्धांत के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद जो नए नए संगठनों का निर्माण हो रहा था, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा और ब्लडी संडे के बारे में पढ़ा यानी कि खूनी रविवार, ठीक है, जिसमें कि ज़ार निकोलस की जिसमें कि लगभग 100 आदमी मारे गए थे और 300 घायल हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड पार्ट है, इस पार्ट में हम फरवरी क्रांति पढ़ेंगे, अप्रैल थीसिस पढ़ेंगे और सोवियत संघ की सरकार कैसे निर्माण हुआ इनके बारे में पढ़ेंगे और ये रूसी क्रांति के बाद की क्या क्या स्थितियाँ रहीं होने के बाद, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसे रही, पंचवर्षीय योजनाएं कैसी रहीं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस है ना, मैं डायरेक्टली यहीं से ही बताती चली जाऊंगी जो जो क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है, और बाकी मैंने हाईलाइट कर रखा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि चैप्टर पढ़ाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि हमें जब हम रिवीजन करेंगे ना तो सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ से गो थ्रू होंगे, ठीक है, जो हमारी इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनसे गो थ्रू होंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो अब शुरू कर लेते हैं हमारे चैप्टर को। देखिए, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। एक तो अगर आपने सेकेंड पार्ट देखा होगा तो पेट्रोग्राद जो था वो सेंट पीटर्सबर्ग का ही नाम पेट्रोग्राद कर दिया गया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था ये जर्मन नाम था, इसी वजह से इसे पेट्रोग्राद कर दिया था लोगों ने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें खराब होती जा रही थी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें फरवरी क्रांति के बारे में, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 में सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताएं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों को क्वार्टर और कारखाने नीवा नदी के दाएं तट पर थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से किया गया था। और बाएं किनारे पे फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वहाँ भी इसी तरफ था। अब ड्यूमा मैंने आपको बता दिया, ड्यूमा क्या होती थी, पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था वहाँ पर, ठीक है। और आप इससे देख सकते हैं जो सारा बाएं तरफ थे, बाएं तरफ क्या थे, सारे महल, सरकारी ज़मीन, सरकारी इमारतें और सारी अच्छी अच्छी चीज़ ज़्यादातर बाएं तट पर थी। और दाएं तट पर जो मज़दूरों के क्वार्टर्स, कारखाने, रहने की जगह, ये सब आपकी दाएं तट पर थी और यही चीज़ें थी। अब क्या हुआ कि जो दायां तट था, ठीक है, यानी कि जहाँ मज़दूर वगैरह जो रहते थे वहाँ पर खाने की और पदार्थों की और कमी पड़ गई थी। जैसे फरवरी में मज़दूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ी, भीषण कोहर और बर्फबारी भी हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह ज़ार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो ज़ार था, ज़ार किसी भी तरीके से चाहता था कि ड्यूमा को भंग किया जाए और उसके ऊपर ना कोई भी रोक टोक ना रहे। जिस तरीके से उसका एक जो विचार था, वो जो दैवीय सिद्धांत को मानता था, वो कहीं ना कहीं वही उसी चीज़ को आगे लेकर चलना चाहता था। लेकिन अब लोग उसके काबू में नहीं आने वाले थे। लोग अब अपने लिए अपने अधिकारों की मांग, अपनी चीज़ों को टू द पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई थी। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूर
के समर्थन में 50 फैक्ट्रियां के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। अब औरतें कर रही थी तो क्या हुआ, इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। तो आपको पता ही होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो कैलेंडर यूज़ करते थे उस समय, ठीक है, रूसी क्रांति के समय, ये जूलियन कैलेंडर था। लेकिन जो हम इंटरनेशनली यूज़ होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो दोनों में 13 दिन का डिफरेंसेस होता है। तो ये क्वेश्चन है ना, अभी जो रिसेंट डीएसएसबी का जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर दोनों में कितने दिन का डिफरेंस होता है। तो आप ये याद रखिएगा 13 दिन का, ठीक है। आपको हो सकता है केवीएस में भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। इनके अकॉर्डिंग अगर देखें 22 फरवरी को के अगले दिन औरतों ने नेतृत्व शुरू किया, यानी कि 23 फरवरी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नौस्की प्रोस्पेक्ट तक आ चुकी थी। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाके और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24-25 तारीख को वहाँ फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार ने के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। अब लोग है ना, जो पॉलिटिशियंस थे वो लोग अब इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। अभी तक क्या था कि वो लोग डायरेक्टली कोई भी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब ड्यूमा को ही बर्खास्त कर दिया तो क्या हुआ कि जो पॉलिटिशियंस थे यानी कि राजनीतिज्ञ जो थे वो अब बयान देने लगे थे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए, बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटे में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्षों में नारे लगाते असंख्यक लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। अब यहाँ पर ट्विस्ट हो गया। यहाँ पर ट्विस्ट क्या हुआ कि जो ये घुड़सवार थे यानी कि जो सैनिक थे, अब इन्होंने राजा के एक तरीके से आदेश को इनकार कर दिया था कि हम निहत्ती जो एक जनता प्रदर्शनकारी थे उन पे हमला नहीं करेंगे। अब यहाँ पर चीज़ें खराब होंगी और यहीं से जो ज़ारशाही का अंत शुरू हो जाएगा, ठीक है, ज़ारशाही का अंत शुरू होगा और जो सोवियत की सरकार का गठन होगा, ठीक है। गुस्साई सिपाहियों ने रेजिमेंट की बैराक में अपने एक अफसर पर गोली चला दी। दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। अब देखिए यहाँ पर जो सैनिक थे वो भी परेशान हो चुके थे, तो वो लोग भी क्या करा उन लोगों ने भी कि अब वो लोग भी मजदूरों के साथ जुड़ चुके थे। उस शाम सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहाँ अब ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। अब यहाँ पर कह लीजिए कि सोवियत या कह लीजिए परिषद, इसका गठन करने के लिए लोग जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी ना, वहीं इकट्ठे हो गए और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अब यहाँ से ही पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ, ठीक है। और सोवियत का मतलब क्या है? रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन, ठीक है। अगले दिन प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने आए। सैनिक कमांडर ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। अब उसे पता था अगर इस समय जो जार था अगर राजगद्दी नहीं छोड़ता तो लोग उसकी भी हत्या कर देते, लेकिन ऐसा होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद होगा। हत्या तो होगी उसकी, लोग करेंगे, लेकिन अभी लोग जब ये अपना राजगद्दी छोड़ देगा तो उसे अभी बख्शा जाएगा, ठीक है। उसने कमांडर की बात मान ली और 2 मार्च को राजगद्दी छोड़ दी। इस डेट को बहुत याद रखिएगा, जार ने राजगद्दी कब छोड़ी थी? 2 मार्च को, ठीक है, यह याद रखिए। और इसे अगर आप
देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसमें जितनी भी डेट्स हैं वो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको बार बार ये क्लियर कर रही हूँ कि अगर कोई भी डेट आपको एग्ज़ाम हॉल में जूलियन कैलेंडर ये स्पेसिफिकली कह के आती है कि जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग या फिर कह लीजिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताइए, तो आप याद रखिएगा कि 2 मार्च को आप 13 मार्च प्लस 13 दिन प्लस कर देना इसमें, ठीक है। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतिम सरकार बना ली। तय किया गया था कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। अब यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया था, ठीक है। संविधान सभा भी बना ली और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सरकार का चुनाव किया जाएगा। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया था। यानी कि जो राजशाही का अंत हो चुका था एक तरीके से। फरवरी क्रांति में क्या क्या हुआ था, घटनाएं मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। एक तो समराइज कर रही हूँ, 22 फरवरी को क्या हुआ, एक फैक्ट्री में तालाबंदी हुई। उसी के ही बिहाफ पर क्या हुआ कि 50 अन्य फैक्ट्रियों ने भी हड़ताल बोल दी, ठीक है। फिर हड़ताली मजदूरों ने सरकारी इमारतों को घेराव किया और राजा द्वारा कर्फ्यू लगाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। ये डेट जितनी भी बता रही हूँ ना, इसे याद कर लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया गया, ठीक है। और यहीं से ही जो सोवियत संगठन की शुरुआत हुआ, ठीक है। और ज़ार को 2 मार्च को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ गई, ठीक है। यहाँ से ये इतना पूरे इस पैराग्राफ में इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और ये देखिए एक महिला के बारे में बात हो रही है, महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया। अब यहाँ पर है ना, ये चीज़ें मैंने हाईलाइट क्यों कर रखी है, क्योंकि बॉक्सेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, मरफा, ठीक है। अब बात करें फरवरी क्रांति की, तो देखिए फरवरी क्रांति में एक तो जो लेनिन था, ठीक है। फरवरी क्रांति में क्या क्या हुआ था मैं बता देती हूँ। फरवरी क्रांति के बाद क्या क्या हुआ, एक तो सरकार बन गई थी, ठीक है, अंतिम सरकार बन गई थी। रूस जो राजा का शासन था वो ख़त्म हो चुका था और सार्वभौम मताधिकार के आधार पर चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। अब अंतिम यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, लेनिन रूस लौट आए, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। अब यहाँ पर है ना, अप्रैल थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये अप्रैल थीसिस की बात हो रही है क्योंकि जब लेनिन लौट के आएगा ना, तो सबसे पहले वो अप्रैल थीसिस की डिमांड करेगा। एक इससे क्वेश्चन जो आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो अप्रैल थीसिस में क्या क्या बात कही गई थी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या फिर अप्रैल थीसिस की मांग किसने करी थी, तो वो आपका आ जाएगा लेनिन, ठीक है। अब इसने क्या अप्रैल थीसिस में क्या क्या मांग हुई थी वो बता देती हूँ। एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, सारी ज़मीनें जो हैं वो किसानों के हवाले की जाए और युद्ध को समाप्त किया जाए। ये अप्रैल थीसिस की 3 मुख्य डिमांड थी। यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये चीज़ें अलग तरीके से होने लगी। अब ये अगर आप एक फ़ोटो देखेंगे तो ये फ़ोटो क्या है कि 17 जुलाई 1917 में जो प्रदर्शनकारी थे उन पर सेना गोलीबारी जो चला रही है वो उसका एक दृश्य है, ठीक है। अब बात करें अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में, ठीक है। अक्टूबर 1917 में जो विद्रोह हुआ था ना, जैसे जैसे अंतिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतिम सरकार और द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। अब क्या हुआ, उन लोगों को ये लेनिन को ये पहले ही पता चल रहा था कि ये लोग अपनी तानाशाही थोप देंगे उस पर। इसी वजह से सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियत में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा। अब देखिए जो लेनिन था उसने बोल्शेविक पार्टी की सत्ता प्राप्त कर ली थी, ठीक है। और यहाँ पर अपना एक जो होता है ना, अपना एक दबदबा
कर लिया था यहाँ पर, ठीक है, सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया, ठीक है। और सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो लोग योजना बना रहे थे ना, तो ये बात हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बॉक्स 2 में अगर आप देखेंगे कि मैंने जो आपको जूलियन कैलेंडर वाला बताया था अभी, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 13 दिन का फ़र्क है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा कि ये आपसे एग्जामिनर अगर ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा ना, तो वो आपको यहीं घुमाएगा, क्योंकि आप डेट्स याद करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात याद रखिए कि बाई चांस, ये बस इतनी चीज़ याद रखिए कि ग्रेगोरियन और जूलियन दोनों में 13 दिन का फ़र्क है। अगर आपसे कोई भी डेट इसके अकॉर्डिंग पूछी जाती है, उस समय के अकॉर्डिंग, तो आप उसी के जूलियन के अकॉर्डिंग लगा दें। लेकिन स्पेसिफिकली अगर उसमें ये मेंशन किया गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें 13 दिन ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आकांक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की, देखिए उस टाइम पे जो रूस का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था, केरेंस्की, सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बल्शिविक अखबार के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत, अब ये याद रखिएगा कि युद्धपोत यानी कि जिससे युद्ध लड़ा जाता है ना, उस टाइम पे जो युद्धपोत था, या फिर इस तरीके से आपने एक तरीके से तोप टाइप में कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, इसका नाम क्या था, औरोरा, है ना, औरोरा, ठीक है, इसे ही ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि औरोरा नामक रूस की क्रांति में युद्धपोत का क्या नाम था, इस तरीके का, या फिर किस युद्धपोत से विंटर पैलेस पर बमबारी की गई थी, तो अरोरा, ठीक है। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते में से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरे शहर पर क्रांतिकारी समितियां के नियंत्रण में आ चुका था। अब देखिए क्रांतिकारी जितने भी थे उनके नियंत्रण में आ चुका था सारी चीज़ें। अब जार के बस में कुछ नहीं रहा था, ठीक है, और जार तो अपनी सेना पहले ही एक तरीके से हट चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शिविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अब देखिए बोल्शिविकों का समर्थन कर दिया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में लेनिन में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाकों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब देखिए अब यहाँ पर क्या ट्विस्ट हुआ था कि अभी तक जो सोवियत का नियंत्रण था, अब उससे हटकर ये बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ चुका था। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दे रखी हैं, ठीक है, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि रूस में समाजवाद पर बहस 1850 से 1880 तक, ठीक है, और देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका पूरा चार्ट, इसे ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। अब बात करें कि अक्टूबर के बाद क्या हुआ, ठीक है। अक्टूबर के बाद अगर बात करोगे आप, तो एक तो निजी संपत्ति को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, और जो ज़मीनें थीं, जो किसानों के पास ज़मीनें थीं, उन पर सरकार का नियंत्रण हो गया, और ज़मीनें पूरे समाज में एक तरीके से कह लीजिए सामूहिक ज़मीनें बना दिया गया उन्हें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ज़मीनें थीं, बड़े बड़े सामंतों से ज़मीनों पर कब्जा करके खुली, जो छोटे किसान थे उन्हें ये खुली छूट दे दी थी कि वो अधिकार कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके से सामूहिक ज़मीनें थीं, उस पर किसी का राइट नहीं था, लेकिन हाँ बांट दी गई थी गरीबों को ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और कि जो यहाँ पर बड़े बड़े किसान थे ना, उन्हें कुलक कहा जाता था। ये क्वेश्चन मैंने शायद एनवीएस में पढ़ा है,
ठीक है। एनवीएस का प्रीवियस ईयर देखिएगा तो उसमें पूछा गया था कि कुलक से क्या तात्पर्य है। कुलक किन्हें कहा जाता था, बड़े बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। और जो सरकारी ज़मीनें, जो सामूहिक खेत होते थे, उन्हें भी कुछ कहा जाता था। मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब यहीं पर से अब यहाँ से जो कह लीजिए समाजवाद की जो शुरुआत थी ना, वो शुरू हो चुकी थी, और इसी का ध्यान में रखते हुए सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गई थी, ठीक है। इसके लिए 1918 में एक परिधान दान प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोवक्का, ठीक है, ये एक टोपी इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो टोपी इसने पहन रखी है ना, इस टोपी को इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब ड्रेस के साथ। अभी तक टोपी नहीं लगाते थे वो। इसे ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि नाम से आपको क्वेश्चन बहुत आते हैं। बोल्शेविकों पार्टी का नाम बदल कर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, रख दिया था। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर अब एक और ट्विस्ट, क्या कि बोल्शेविकों ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब यहाँ से पर आपसे क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी किसका नाम था, पहले किसका नाम था, तो बोल्शेविक पार्टी का नाम था, ठीक है। और बोल्शेविकों ने जो 1917 में जो चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ कि लोगों ने उन्हें बहुमत नहीं दी, जिसके कारण अब क्या होगा कि जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। अब जो असेंबली थी, ठीक है, उन्होंने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को ही खारिज कर दिया। अब यहाँ लेनिन थोड़ा सा दिमाग से क्या करेगा, वो असेंबली को ही बर्खास्त कर देगा। जैसे कि ज़ार कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें कर रहा था ना, कि हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग हो, तो अब लेनिन भी उसी तरीके की हरकतें अब करेगा, जिससे कि जनता अब दोबारा परेशान होगी। अब देखिए, असेंबली को बर्खास्त कर दिया गया। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, ठीक है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मन से संधि कर ली गई, ठीक है। अब इसे याद रखिएगा कि ये जो संधि की गई थी 1918 में की गई थी, ठीक है। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। अब देखिए यहाँ चीज़ें क्या हुई कि अब किसी को भी जैसा पहले था ना कि हर एक पार्टी कोई बना ही नहीं सकता था, तो अब दोबारा वैसी ही स्थिति होती जा रही थी। क्या हुआ कि जो बोल्शेविक पार्टी थी, ये एकमात्र पार्टी रह गई, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। इस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। अब जो ट्रेड यूनियन था, उन पर भी पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, अब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा लगभग 2016 का कोई प्रीवियस ईयर, मैंने अभी कुछ कल परसों ही शायद देखा था, जिसमें कि गुप्तचर पुलिस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, गुप्तचर पुलिस को क्या कहा जाता था, चौका, ठीक है, OGPU, ठीक है, या फिर NKVD के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले को दंडित करती थी। अब ये जो पुलिस थी ना, जो ये जो बोल्शेविक थे, इनकी अगर कोई आलोचना करता था तो उन्हें दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ से आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकार और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी की मोहमाया से भंग होने लगा। मतलब अब वो जो लोग थे, इनकी जो सेंसरशिप थी ना लोगों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं अब लोगों के ऊपर दबाव क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से जो पार्टी का एक जो मोह था वो ख़त्म होता जा रहा था।
अब बात करें गृह युद्ध। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गृह युद्ध की, तो जब बेल्शिविक जो थे आपके, पहले तो आप ये जान लीजिए जो गृह युद्ध था उसमें स्थिति कैसे कैसे थी। क्रांति के पश्चात रूसी समाज तीन मुख्य समूह में बट गया था। अब ये तीन मुख्य समूह कौन कौन से थे? रेड्स, वाइट्स और ग्रीन्स। रेड्स बोल्शेविकों के समर्थक थे और ग्रीन्स उन्हें कहा जाता था सामाजिक क्रांतिकारियों को, और जार के जो समर्थक थे उन्हें वाइट्स कहा जाता था। अब लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे डीएसएसबी का, तो उससे भी आपका क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखा, जिसमें कि वाइट्स का पूछा गया था कि वाइट्स किसका समर्थन करते थे, तो ये जार के समर्थक थे। ठीक है, तो तीन समूहों में बट गया था। अब ये तीन समूह मैंने आपको बता दिए। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का समर्थन मिल रहा था। ठीक है, अब ये जो क्रांतिकारी थे ना, कह लीजिए जो जार के समर्थक थे, इन्हें किन किन का सपोर्ट मिल रहा था? फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का समर्थन मिल रहा था। ये लोग भी ये चाहते थे कि जो ये समाजवाद फलते फूल रहा है ना, ये फैले नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आसपास के क्षेत्रों को भी इफ़ेक्ट करती, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को एक इतना ज़्यादा इफेक्ट किया था, तो इसी चीज़ का डर उन्हें लग रहा था। ठीक है, वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बेल्शिविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। अब यहाँ पर क्या था कि पहले तो लोगों ने उनका सपोर्ट कर दिया, लेकिन जब इन्होंने जो पॉलिसीज़ अपनाई, उन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या करा कि जो गैर बोल्शेविक जो लोग थे उनका समर्थन जो था ना वो घटता जा रहा था। अब क्या हुआ, जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था और उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवाद और मुस्लिम जदीदी की मदद से यह कामयाबी मिली थी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो बोल्शेविक थे ना, इन्हें किसकी मदद से राष्ट्रवाद एक तरीके से इनका नियंत्रण का हुआ था, वो किस तरीके, जदीदियों की मदद से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समाज का निर्माण। ठीक है, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविकों यह दिखाने के लिए किया करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। अब यहाँ पर है ना, एक तो इन्होंने जो बड़े बड़े लोग थे उनसे ज़मीनें छीन ली थी। अब ज़मीनें छीनने के बाद जिनका समूहीकरण हो चुका था वो ज़मीन बांट दी थी छोटे छोटे लोग, गरीब लोगों को। लेकिन जिनका समूहीकरण नहीं हुआ था उनका क्या था, उन्हें ये दिखाने का कोशिश करते थे कि सामूहिकता का क्या अर्थ है या फिर किस तरीके से इनकी पॉलिसीज़ काम कर रही हैं। ठीक है, शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय किए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पॉलिटी से रिलेट करना चाहूँगी कि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो पंचवर्षीय योजना है ना, जो हमारे देश में भी अपनाई गई है, वो कहाँ से अपनाई गई है? वो भी रूस से अपनाई गई है। ठीक है, तो ये पॉलिटी में आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है कि पंचवर्षीय योजना हमने किस देश से अडॉप्ट की है। ठीक है, तो ये हमारा रूस ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इन 2 योजना जो थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ पहली 2 योजना के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, पहली जो 2 योजना थी, ये इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है आपको कि पंचवर्षीय योजना कहाँ सबसे पहले शुरू की गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पहली 2 पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये याद रखिए। सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो इनकी पंचवर्षीय योजना थी वो उनसे काफ़ी सारे चेंजेस या फिर कह लीजिए काफ़ी अच्छे चेंजेस वहाँ देखने को मिले। अब क्या हुआ
तो ये जो अच्छे अच्छे चेंजेस थे, इसके बाद की स्थिति क्या थी? स्टालिन और सामूहिकरण, ठीक है, स्टालिनवाद और सामूहिकरण। स्टालिन जो हैं वो लेनिन के बाद सत्ता में आए थे, ठीक है। नियोजन अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के समूहीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। अब यहाँ पर क्या करा था कि जो सरकार थी उसने अनाज की कीमतें सेट कर दी थी, इससे ज़्यादा कीमत पर अनाज कोई नहीं बेच सकता था। क्योंकि पहले आपने देखा था ना कि लोग जब अकाल या फिर कोई भी इमरजेंसी वाला टाइम होता था तो लोग अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते थे। तो यहाँ पर ये नहीं हुआ, यहाँ पर पहले ही लोगों ने वो सरकार ने रेट फिक्स कर दिए। अब इससे हुआ क्या कि लेकिन किसान उस कीमत पर अनाज को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे थे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज बेच नहीं रहे। अब उन्हें क्या लगा कि जो ये अमीर किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, ये जानबूझकर जो है वो अनाज नहीं बेच रहे। तो इसलिए अब क्या करेगा ना कि ज़बरदस्ती से ना लोगों से अनाज उतने दाम में खरीद लेगी, ठीक है, और जो किसान है ना उन्हें बंटवा देगी, जो गरीब हैं गरीबों को बंटवा देगी। लेकिन इससे होगा क्या? उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। कुलक मैंने आपको बता दिया ना, बड़े किसान, ठीक है। रूस में संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था, यहाँ लिखा हुआ भी है ये। इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही। समूहीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसीलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं और 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जिसके आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी कि सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाने ज़रूरी माना गया। अब देखिए यहाँ पर जो पहले जो खेत थे वो बांट दिए थे छोटे छोटे लोगों में, लेकिन अब क्या करा कि उन जो खेत थे ना उन्हें एक विशालकाय खेत के रूप में स्थापित किया और उन पे अब लोगों से खेती कराई जाती थी। अब जो ये सामूहिक खेत थे ना इन्हें कोल खोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोल खोज। कुलक से तो आपका क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन कोल खोज मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा, तो इसे याद रखिएगा, हो सकता है आपको कोल खोज से क्वेश्चन आ जाए। आदेश जारी कर रखा था, सामूहिक खेती पर काम करते और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। अब यहाँ पर एक चीज़ और थी कि लोग कार्य तो अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे थे और वेतन अपनी आवश्यकता के अनुसार पा रहे थे। यानी कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो कि उसकी क्षमता नहीं है इतना काम करने की, तो उसे वेतन कार्य उतना ही करने दिया जाएगा, लेकिन वेतन उसे उतना दिया जाएगा जितनी उसकी ज़रूरतें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो इसी वजह से जो लोग थे ना वो और गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आप एक चीज़ देखिए, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और उसका जो कह लीजिए उसकी जो सैलरी है या फिर उसका जो मुनाफा है वो सबको इक्वली दे दिया जाएगा, तो जनता तो असंतोष दिखाएगी ही दिखाएगी। तो यहाँ से इसी वजह से किसान जो थे वो और गुस्सा गए थे, ठीक है। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या घटने लगी। अब ये जो लोग किसान जो गुस्साए थे ना, इन्होंने अपने ही जो मवेशी थे यानी कि जो जानवर थे इन्हें मारना शुरू कर दिया जानबूझकर। और 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की जो संख्या थी वो 1/3 रह गई थी, की कमी आ गई थी, सॉरी, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि कितनी कमी आ गई थी, 1/3। समूहीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया था। समूहीकरण का विरोध करने वाले किसानों को कहना था कि वे ना तो अमीर और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तरों पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी कर दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं मिली।
तो इससे अब स्टालिन ने उन्हें इजाज़त तो दे दी स्वतंत्र किसानों की, लेकिन उससे भी कोई खास मदद मिली नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1930 और 30 से 33 के बीच में खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल, जिसमें लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब ये जो अकाल आया था इसमें लगभग 40 लाख लोग मारे गए थे। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। अब यहाँ से ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। जिन चीज़ों से बचते हुए लोग रूस वो जार का विरोध कर रहे थे, वही अब जो संवैधानिक सरकार का जो निर्माण किया गया था उसने भी इस तरीके से की चीज़ें शुरू कर दी थी, जैसे कि सेंसरशिप लगाना। अब 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेल में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। अब आप इस चीज़ से लगा सकते हैं अंदाज़ा कि लोगों की स्थितियाँ कितनी, मतलब लोगों ने अपने अच्छे के लिए चीज़ें करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अब आपका जो रूसी क्रांति में लास्ट जो सबटाइटल दे रखा है ना, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्वीकरण पे प्रभाव, ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन पे इफेक्ट क्या पड़ा। अब ये देखिए, बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। अब ये जो रूसी प्रभाव था ना विश्व में, वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव था, तो बहुत सारे जो देश थे उनमें कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना की गई, जैसे कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों ने प्रतिनिधियों के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉम्युनिस्ट बोल्शेविकों का समर्थक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया गया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दे दी गई। अब यहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी ना, अब वैश्विक स्तर पर लोग ये देखना चाह रहे थे कि इनकी जो अर्थव्यवस्था में इतने चेंजेस हो रहे हैं या फिर आ रहे हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट हुए और किस तरीके से वो समाजीकरण या क्या लीजिए इस तरीके की व्यवस्था को अपने देश में लागू कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर तर्क वितर्क की एक स्थिति विश्व में पैदा हो गई। अब क्या हुआ, एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। अब ये जो एक रूस इतना पिछड़ा हुआ था और कुछ ही सालों में इसने एक महाशक्ति का जो रूप ले लिया था, इसने लोगों जो वैश्विक स्तर पर लोगों को बड़ा प्रभावित किया था। इसीलिए लोग इसकी पॉलिसीज़ को, इसकी सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, ताकि वो चीज़ों को अपने देशों में, अपनी सरकारों की पॉलिसीज़ में मतलब लाया जा सके, ठीक है। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह के आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी और विकास परियोजनाओं का दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। अब देखिए, जो ये 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। अब देखिए, जितना लोग इससे प्रभावित हो रहे थे, लेकिन जितनी चीज़ें लोग पढ़ते जा रहे थे या फिर एनालाइज करते जा रहे थे, तो उससे जो स्वतंत्र विचार थे ना लोगों के, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से जो 20वीं सदी आते आते तक जो एक समाजवादी देश की जो अवधारणा थी ना रूस की, वो कम होती जा रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है फाइनली, ठीक है। बाकी मैंने आपको ऑलमोस्ट चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। एक बारी कोशिश कीजिएगा कि पूरा चैप्टर पढ़िए, उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैंने बीच में आपको इम्पॉर्टेंट बताई हैं उन्हें नोट डाउन करिएगा कॉपी में, और उसके बाद अपने नोट्स बनाइएगा। बाकी मैं आपको समराइज वे में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें अपने लेवल पे भी शुरू करना स्टार्ट करें, ताकि बाई चांस अगर कुछ चीज़ें मैं मिस कर जाती हूँ तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सके। और देखिए, मैं ज़्यादा क्लासेस आपको इसलिए भी नहीं प्रोवाइड कर रही ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप जितना हो सके उतना अच्छे से किसी भी टॉपिक को पढ़ते जाइए। और विश्व इतिहास एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें कि क्वेश्चन का जो परसेंटेज है वो हाई रहता है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 2-3 चैप्टर से आते हैं। और लेकिन
जो लोगों को समझ, या कह लीजिए लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है ना, वो हमारा इंडियन हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम वहीं तक सोच पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप विश्व इतिहास पे थोड़ा सा टाइम दें और इसके नोट्स प्रॉपर अपने आप, जो एक माइंड मैपिंग करते हुए कोई भी क्लास देखी, उसके बाद सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठे उसका माइंड मैप बना लिया। इससे क्या है कि एक लास्ट टाइम में आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे आपके खुद की हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो वैसे तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूं, लेकिन बाई चांस अगर मेरे से कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। और यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बस यही एक चीज़ मैं आपसे चाहती हूँ कि आप जितना हो सके इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।